हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीरवी इनोवेटर एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन करके इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। अच्छे से आप पेन और नोटबुक लेके बैठना, नोट्स बनाना अपने। आप वीडियो को पॉज करके बीच में नोट्स बनाने के लिए ज़रूर पेन कॉपी लेके बैठें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो पहले आपको टॉपिक समझना है, उसके बाद में वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स खुद से बनाने। ठीक है, चलो हम देखते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं कि अपने चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है, तो देखो अभी हम देखते हैं सामने हमने हमारा पॉइंटर सेट किया है, इसलिए टाइम लग गया। देखो हमारा सबसे फर्स्ट ऊपर ऊपर हेडिंग लिखी हुई डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, ये लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फिजिकल चेंज। ठीक है, तो देखो फिजिकल चेंज के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें जैसे कि लाइक मिल्क से कर्ड बनता है या फिर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो किसी ना किसी टाइप के चेंज के अंदर इंक्लूड करते हैं अपन, है ना। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस टाइप का चेंज है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल चेंज। तो देखते हैं कि फिजिकल चेंज के अंदर पहली बात तो हमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ये एक तरीके का टेम्परेरी चेंज है और रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है कि पहले जैसा प्रोडक्ट हमें दोबारा रिसीव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है इसके अंदर, लाइक या तो स्टिक चेंज हो सकती है या शेप चेंज हो सकती है या साइज, लेकिन कलर वगैरह या टेम्परेचर वगैरह हम चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो फिजिकल चेंज की ड्यूरिंग ओनली ये तीन चीज़ें चेंज हो सकती हैं, या तो स्टिक चेंज होगी या शेप चेंज होगी या फिर साइज चेंज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक तरीके का फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये भी एक तरीके का फिजिकल एग्जाम्पल का चेंज, मतलब फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के अंदर अगर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये टेम्परेरी की जगह परमानेंट है और जनरली इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब अगर एक बार हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो हमें पहले वाला सब्सटेंस दोबारा रिसीव नहीं हो सकता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, ओनली केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा कलर में चेंज देखने को मिलेगा या टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, यानी कि स्टेट, शेप एंड साइज, और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की ड्यूरिंग चेंज होता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ही बदल जाती है सब्सटेंस की। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब कि दो सब्सटेंसों को हम ऐड करें और उनसे कोई एक सिंगल सब्सटेंस बने तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन है। और ये एक तरीके का इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड, यानी कि हम एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का इरिवर्सिबल चेंज है। आपने पढ़ा भी था कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर भी केमिकल चेंज ही होता है जो कि एक तरीके का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि इसको किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जब भी आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा आयरन ऑक्साइड बनाएगा, ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, ये भी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा यहाँ से। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें रस्टिंग ऑफ आयरन देखने को मिलता है, दूसरा हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, डाइजेशन ऑफ फूड देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड टू मिल्क देखने को मिलता है। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था। ठीक है, उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स का सड़ जाना, ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। ओके, हम देखते हैं कि भाई हमें केमिकल रिएक्शन अगर कहीं होती है, सपोज दैट आपको मैं दो केमिकल्स दे देता हूँ और आपको मैं बोलूँ कि भाई आइडेंटिफाई करके बताओ कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि कलर में चेंज देखने को मिलेगा, दूसरा है स्टेट में चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी स्टेट या तो सॉलिड से लिक्विड बन रही होगी या लिक्विड से गैस बन रही होगी। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि यहाँ से कोई ना कोई गैस हमें निकलती हुई नजर आएगी। उसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि या तो चीज़ हमारी हॉट हो जाएगी या फिर वो कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन, यानी कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इस तरीके को, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो आपका फ्लास्क है इसके नीचे यहाँ पर कुछ जमा हुआ है, तो जो भी चीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती है इनसॉल्युबल फॉर्म में हमें रिसीव होती है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो प्रेसिपिटेट बनेगा या टेम्परेचर चेंज होगा या इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा या स्टेट में चेंज होगा या फिर कलर में चेंज होगा। आई होप कि ये वाली स्लाइड पे जो कुछ लिखा हुआ आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर हमारी।
अगली स्लाइड पर देखो, हमारे को देखना है कि केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा दो पार्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन के अंदर पहली चीज होती है रिएक्टेंट, और दूसरी चीज है हमारी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। सपोज दैट जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये वाटर है ये तो है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो दोनों के दोनों हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हैं हमारे रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट होते क्या है, तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द सब्सटेंस that take part or participate in chemical reaction are called reactants. They are written on left hand side. इनको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। ओके, और जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनको हमेशा लिखते हैं अपन राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हमारे RHS साइड लिखे जाते हैं, ये LHS साइड लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट होते क्या, उनकी डेफिनेशन लिखी हो, सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। दे आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद एरो, यानी कि एरो जो है हमारा, यहाँ से अपन लेफ्ट एंड राइट डिसाइड करेंगे। एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है और एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। आगे चलते हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, तो भाई जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम बोल रहे हैं, वर्ड इक्वेशन में बता रहे हैं, लेकिन उसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि जैसे कि मैग्नीशियम है, ये हमारा वर्ड है, मैग्नीशियम एक तरीके का वर्ड है, ऑक्सीजन भी हमारा एक वर्ड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी हमारा एक वर्ड है। लेकिन हम अगर मैग्नीशियम की जगह उसका सिंबल Mg यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन की जगह उसका सिंबल ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, O2 यूज कर रहे हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह उसका सिंबल हम NgO यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा एक सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोलकर अब बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अब हम देखते हैं कि इसको लिखने के क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। तो नीचे लिखे हुए राइटिंग केमिकल इक्वेशन रूल्स। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे फर्स्ट रूल है हमारा कि भाई केमिकल इक्वेशन को जब भी लिखेंगे तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है प्लस साइन के साथ में। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कि प्रोडक्ट हमेशा किधर लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखी जाएंगे विद ए प्लस साइन। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में एक एरो प्लेस करेंगे, तो हम बोल सकते हैं एन एरो इज प्लेस्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यानी कि जो एरो है ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। ठीक है ना, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो उसके लिए हम एक एरो प्लेस करते हैं जो कि हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। और जो एरो का हेड होता है वो हमेशा किस साइड मिलेगा, वो आपको मिलेगा हमेशा प्रोडक्ट साइड। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है ये जो एरो हेड है ये हमेशा किस साइड है, प्रोडक्ट की साइड है। ठीक है, देखो आगे फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई फिजिकल कंडीशन अप्लाई होती है तो उसको हम एरो के अबव या फिर बिलो मेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है कि अगर उसमें कोई फिजिकल स्टेट जैसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसकी कोई ना कोई स्टेट तो प्रेजेंट होगी हमारी वहाँ पर, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में। जिस भी फॉर्म में वो प्रेजेंट है उसकी हम क्या लिखेंगे, उस फिजिकल स्टेट को मेंशन करेंगे एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर छोटे से लेटर के साथ में। जैसे कि सॉलिड के लिए अपन ब्रैकेट में स्मॉल s लिखेंगे, लिक्विड के लिए L लिखेंगे, गैस को हम इस तरीके से G लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्वस का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी सब्सटेंस पानी में घुला हुआ है, यानी कि अगर वाटर सॉल्वेंट होता है तो उसको बोलते हैं एक्वसम, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में घुला हुआ उसको एक्वस फॉर्म बोलते हैं अपन। ठीक है, तो अगर वो एक्वस फॉर्म में है तो उसको हम AQ की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा होगा तो उसको इस तरीके से ब्रैकेट में एरो को डाउन की तरफ लगाएंगे, और अगर गैस निकल रही होगी तो उसको हम बोलेंगे अपर की तरफ। अगर किसी सब्सटेंस के बाद में अगर एरो ऊपर की साइड है इसका मतलब वो गैसेस फॉर्म में हमें रिसीव हो रहा है, और अगर एरो हमारा नीचे की साइड है इसका मतलब वो हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रिसीव हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है साइड में आपको। तो एग्जाम्पल में आप समझो यहाँ पर कि एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है। तो देखो कि एग्जाम्पल है, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर को यूज करके हमने यहाँ पर देखो ये एरो है, एरो के यहाँ पर हमने सनलाइट और क्लोरोफिल यानी कि ऊपर या नीचे लिख दिया। अब ये यहाँ पर इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फिजिकल कंडीशन को। और ये हमारा प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है एक्वस फॉर्म में हो रहा है, और ये हमारी ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म रिसीव हो रही है, ये हमारी हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी हमें गैसियस फॉर्म में मिल रही है, और वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल में समझ लिया कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप की स्लाइड पर जो कुछ लिखा है आपको सब समझ में आएगा। आगे हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हमारी एक स्लाइड पर पॉइंट लिखे हुए हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखना है हमें, है ना।
हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है हमारी, कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी स्केलेटल रिएक्शन और दूसरी होती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज स्केलेटल? स्केलेटल को हम सेकंड अनदर थिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन के नाम से जान सकते हैं। कि होती क्या है कि जब भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं हो एरो के दोनों साइड, तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ए रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड नॉट इक्वल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड स्केलेटल और अनबैलेंस्ड। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने एटम हमारे रिएक्टेंट में हैं उतने हमारे एटम किसमें होने चाहिए? प्रोडक्ट में, तब जाके उसको अपन बोलेंगे बैलेंस्ड। या फिर अगर नहीं है ऐसे नॉट इक्वल है तो वो हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना। नीचे वर्ड इक्वेशन दी हुई है और उसका स्केलेटल इक्वेशन दिया हुआ है। देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड को देखने के लिए हमारी डेफिनेशन है जिसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे बस ओनली। तो द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल की जगह हमने लिख दिया इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए देखो, हमने यहाँ पर mg कितना लिया है 2, यहाँ पर mg कितना है 2, ऑक्सीजन कितना लिया है 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारा कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमें दिख रहा है आराम से, ये कितना है 2 है हमारा। ठीक है, ओके। आगे देखो कि हमें भाई बैलेंस करने की नीड ही क्यों पड़ी, तो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो देखो भाई कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ हमें ये बोलता है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम बात कर सकते हैं कि मास जो होता है वो कैन नेदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके ड्यूरिंग जो भी सब्सटेंस है उसका जो मास है, वेट है या वजन है, वो कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही वो क्रिएट होता है। जब बन भी नहीं रहा है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है तो फिर जाएगा कहाँ? जितना हम रिएक्टेंट देंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, जो मास है नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि भाई अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि हमें क्यों जरूरत पड़े, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर। सबसे पहली टाइप की जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, होती क्या है, तो कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, यानी कि कॉम्बिनेशन वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि कंबाइन होना। कंबाइन होने का मतलब है कि दो चीजों को जुड़ना। तो रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल रिएक्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। यानी कि जैसे यहाँ पर ए है, ये बी के साथ में कंबाइन होकर बना रहा है ए और बी, ये दोनों आपस में मतलब कंबाइन हो गया और सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम एक अलग प्रोडक्ट है, सॉरी अलग सब्सटेंस है, और ऑक्सीजन हमारा अलग सब्सटेंस है, दोनों मिलकर आपके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारी हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेगा वाटर से तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और यहाँ से हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है ना, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम, इसका कॉमन नेम होता है बेटा क्विकलाइम। ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है स्लैक्लाइम। यहाँ से कुछ पॉइंट है, एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और इस रिएक्शन के अंदर हीट बन रही है, इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कहाँ यूज करेंगे अपन इस रिएक्शन को, डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है, तो बेटा ये रिएक्शन यूज होती है व्हाइट वॉशिंग के ड्यूरिंग। यानी कि हम स्लैक लाइम, जब भी आपका ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको पानी में घोलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको हम वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये व्हाइट वॉशिंग की प्रोसेस होती है। जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हमने वॉल्स के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैकलाइम को अप्लाई किया हुआ है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगी और ये बना लेगी कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी खास बात ये होती है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये साइन करता है। ठीक है ना। तो इसकी जो सरफेस होती है वो होती है आपकी साइन करने वाली, तो ये साइनिंग फिनिश देता है, इससे हमारी जो वॉल्स हैं वो चमकती हैं और इसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि व्हाइट वॉशिंग के ड्यूरिंग किस सब्सटेंस को हम यूज लेते हैं। यानी कि हम क्विकलाइम को वाटर में डाल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, स्लैकलाइम बनाते हैं, और उस स्लैकलाइम को हम वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही हमारी जो वॉल्स हैं वो साइन करती है। क्लियर है क्या। अगला एग्जाम्पल हो सकता है बर्निंग ऑफ कोल। इसके अंदर हमने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस हीट निकलेगी। इस कोल में हम देख सकते हैं कि इसमें भी हीट रिलीज हो रही है, तो ये भी हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है ना। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा वाटर बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब भी कंबाइन होते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये भी एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई जितनी भी तीनों हमने एग्जांपल देखे सभी में हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब तीनों की तीनों रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। इसलिए नीचे लिखा हुआ है कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है इसे देखो, तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड बोथ। किसी भी फॉर्म में हमारी अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4। इसको जब हम बर्न करेंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, प्लस हीट रिलीज होगी, तो ये भी हमारी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हमारा जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है, उसके अंदर हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलता है, प्लस एनर्जी निकलती है, हमें एनर्जी बनती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये भी एक हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, उसके कोई भी 2 एग्जांपल लिखो तो आप ये दोनों एग्जांपल दे सकते हो। आगे चलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन। हम देखते हैं व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे पिछले रिएक्शन में हमने देखा कि 2 सब्सटेंस एक साथ कंबाइन होते हैं और सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन था। अब यहाँ पर हम सिंगल सब्सटेंस से मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सिंगल सब्सटेंस है AB, इससे ब्रेक होकर स्प्लिट होकर बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, A एंड B अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन है। डेफिनेशन दे सकते हो, ए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट और ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब डिकम्पोजिशन के 3 टाइप होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। अब इनका मतलब क्या है कि भाई कोई भी चीज़ अगर हमारी टूटेगी तो तोड़ने के लिए हमें या तो उसको हीटअप करना पड़ेगा या उसे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी या फिर हमें उसको सनलाइट में रखना पड़ेगा। तो जो भी हमारा मेथड हम यूज लेते हैं उसी बेस पर इसके टाइप्स को हमने बना दिया। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि भाई जब भी डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा हो, कैरिड आउट हो रहा हो बाय द हीटिंग, हीटिंग की हेल्प से जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यानी कि ये हमारा सिंगल रिएक्टेंट था और यहाँ से मल्टीपल प्रोडक्ट हमें बन रहे हैं, तो ये एक तरीके का डिकम्पोजिशन है और ये हमारा हीट की हेल्प से हो रहा है, तो इसलिए हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। लेड नाइट्रेट वाली डेफिनेशन रिएक्शन लिखी हुई है, तो लेड नाइट्रेट को जब भी हम हीट करेंगे तो यहाँ से भी लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है इसकी ब्राउन फ्यूम हमें रिसीव होती है, यानी कि ब्राउन कलर की गैस इसमें से हमें निकलती हुई नजर आएगी, तो आप समझ सकते हो कि ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जो लेड ऑक्साइड है वो हमें येलो कलर का मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गैस निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो हमारी ब्राउन कलर की होगी और लेड ऑक्साइड जो हमारा बनेगा वो येलो कलर का बनेगा। कलर का आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू बन सकता है कलर के भी ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद देखो फेरस सल्फेट की आप डिकम्पोजिशन करवा के देख सकते हो। इसको भी जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये हमें दोनों गैसेस फॉर्म में रिसीव होंगे, ये सॉलिड फॉर्म में रिसीव होगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब भी हम फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगला जो टाइप है हमारा डिकम्पोजिशन का वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो जब भी डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की हेल्प से होता है, तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। जैसे कि वाटर का हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, जब भी वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो वहाँ से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैस रिसीव होती हैं, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। अब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं इसको, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखो डायग्राम में समझो कि हम कैसे करवाते हैं। तो ये हमारा एक बीकर है या फ्लास्क है जिसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है और यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड ले रखे हैं। ये इलेक्ट्रोड होते हैं ग्रेफाइट की रोड होती है। ग्रेफाइट आपका एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमने ग्रेफाइट की 2 रोड ले ली और उसके अंदर हमें बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमारी बैटरी है 9 वोल्ट की, ठीक है। ये हमारी जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की बैटरी है, उससे हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कैथोड बोलते हैं, आपको पता होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल उसको हम एनोड बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों टर्मिनलों से होकर हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी दोनों इलेक्ट्रोडों में पास होगी, तो यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है उसका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। और डिकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन बनेगा और यहाँ से आपकी ऑक्सीजन गैस मिलेंगी, ठीक है। तो ये दोनों गैस हमें रिलीज होंगी। आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि हमारी हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर रिसीव होने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनोड है उसके ऊपर हमें ऑक्सीजन रिसीव होगी, यहाँ पर जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीजन रिसीव होने वाली है, जो कैथोड है उसके ऊपर हमारी हाइड्रोजन रिसीव होने वाली है। इसको आप ध्यान में नहीं रखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनोड के पर ऑक्सीजन मिलेगी और हाइड्रोजन जो है वो आपकी कैथोड पर मिलने वाली है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम से आपने समझ लिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता क्या है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था। लास्ट टाइप देखते हैं फोटोलाइटिक या फिर फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन होता क्या है। देखो तो इसके अंदर हम किसकी वजह से डिकम्पोजिशन करवाएंगे, तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा वो होगा आपका
सनलाइट की हेल्प से। तो सनलाइट की हेल्प से जब भी डिकम्पोजिशन होगा उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो यहाँ से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। तो यहाँ से सिंगल सब्सटेंस से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये हमें मिलेगा AgCl जो होता है, ये वाली जो रिएक्शन है ये जो है इसके अंदर कलर AgCl का ग्रे होता है और बाद में जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो इसका जो कलर है वो हमारा सिल्वर कलर का हो जाता है, ठीक है ना। ग्रे से हमारा व्हाइट कलर रेशियो होगा ये हमारा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये जो हमारा AgCl है वो ग्रे कलर में टर्न हो जाएगा, व्हाइट से ग्रे बन जाएगा, ये व्हाइट से ये बन जाएगा आपका ग्रे। और जब ये ग्रे कलर का बन जाए तो आपको समझ जाना है कि भाई हमारा डिकम्पोजिशन हो चुका है। सेम टू सेम यहाँ पर AgBr है, इसको भी सनलाइट में रखेंगे, यहाँ से Ag अलग मिलेगा और ब्रोमीन गैस हमें अलग से रिसीव होने वाली है। एक MCQ बन सकता है यहाँ से कि भाई जो AgCl है और जो AgBr है ऐसे दो सब्सटेंस हैं जिनको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम यूज लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज लेने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं AgCl और AgBr, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखनी है। AgCl का कलर जरूर ध्यान रखना कि AgCl जो होता है वो व्हाइट से ग्रे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसका कलर आपको ध्यान में रखना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ओके। अब देखते हैं कि हमारी जो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इन सभी में हमारा कहीं ना कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि या तो सनलाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जितनी भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगी सारी की सारी रिएक्शंस हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, तो देखो ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि हम आसपास से अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में तो वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। लाइक देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये हमारा एक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखो हमारी अगली नेक्स्ट टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम देखते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये होती है मेटल्स के केस में, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर होता है ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इसके अंदर होगा क्या कि जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं आपके वो सारे के सारे क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि इसके सॉल्यूशन से अगर वो डिस्प्लेस कर दे, सपोज दैट ये ए कोई मेटल है और ये हमारा मेटल का सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर ए बी से ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से बी को डिस्प्लेस कर देगा और ए की जगह पर खुद आ जाता है सी के साथ में, ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे कि देखो यहाँ पर जिंक हमारा एक मेटल है और ये हमारा कॉपर सल्फेट एक मेटल का सॉल्यूशन है। इसके अंदर जिंक कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है जिस वजह से जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ से जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर हमें नॉर्मल फॉर्म में रेशियो हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा जिंक सल्फेट बनेगा, ये कॉपर रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी रिएक्शन है जिसके अंदर हमारा आयरन लिया हमने कॉपर सल्फेट में, आयरन भी ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, इस वजह से इसको डिस्प्लेस करेगा और आयरन सल्फेट बना लेगा, प्लस कॉपर हमें रेशियो होगा। दोनों ही सोल्यूशनों में आयरन हो चाहे जिंक हो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड वाली रिएक्शन में देखो यहाँ पर जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टर्न हो जाएगा ग्रीन कलर का, ठीक है ना। यानी कि कलर में चेंज होना हमें किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन 100% इंश्योर हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें थोड़ा सा अलग सिचुएशन है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट दो चीजों का होता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। देखो तो उसके अंदर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ए रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी कि ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है, ये दोनों आपस में आयनाइज होंगे, यानी कि ए और बी हमारा अलग अलग आयन बनेगा, यहाँ से सी और डी अलग से आयन बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव आयंस हैं वो आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि बी तो चला जाएगा डी की जगह पर और डी आ जाएगा बी की जगह पर। जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पे ए और डी बन जाएगा और सी और बी बन जाएगा। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दो चीजों का हुआ है, ए तो गया है डी की जगह पर और डी आया बी की जगह पर, दो जगह पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस वजह से इसको हमने डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहो तो देखो ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है और NaCl है। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl यहाँ पर Ag+ बनाएंगे, ठीक है, और NO3 माइनस बनाएंगे। तो NO3 जो माइनस है ये जाकर और यहाँ से भी दो बनेंगे Na+ और Cl-। तो ये जो Cl- है ये NO3 की जगह पर चला जाएगा और जो NO3 है वो Cl- की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका AgCl बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। अब देखो जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें जो एक सब्सटेंस होता है
वो तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और जो दूसरा सब्सटेंस है वो हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। तो वो हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। मैंने जब भी बताया था कि भाई प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होना एक तरीके का इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन होने का। तो जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सब में प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इन सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को अपन बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच टू aqueous solution react to form a insoluble solid substance, यानी कि दो aqueous solution आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारा aqueous था, ये भी हमारा aqueous था, दोनों aqueous थे, दोनों ने रिएक्शन की, और रिएक्शन करने के बाद में हमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन प्रेसिपिटेट, और इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर AgNO3 है, इसके अंदर हमारा जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है व्हाइट कलर में। और यहाँ पर दो दूसरी रिएक्शन भी हो सकती है, उसका एग्जांपल आप देखो, सोडियम सल्फेट और अगर बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो एज ए प्रेसिपिटेट हमें रिसीव होगा, उसका जो NaCl है वो हमें एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो जब भी किसी चीज़ के अंदर यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन का एडिशन होना, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर आपका हो हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा हो तो वो भी हमारा ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हम इन दोनों टर्मों से समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो रिडक्शन है। इतना सा समझना है सिंपल वे में, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, तो देखो अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड की, तो इसके अंदर पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब बाद में इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि पहले कॉपर ऑक्साइड था उसमें ऑक्सीजन था, लेकिन अभी इसके अंदर आपका ऑक्सीजन नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है इसका हो चुका है रिडक्शन, ये है आपका रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, तो इसका हाइड्रोजन का हुआ है आपका ऑक्सीडेशन। तो जो आपका कॉपर ऑक्साइड है इसका तो रिडक्शन हुआ है, और जो हाइड्रोजन है उसका आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है कि जब भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा हो तो वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पर अभी देखा था, कॉपर और हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन भी है, इसमें ऑक्सीडेशन भी था और इसमें रिडक्शन भी था, तो ये आपका रेडॉक्स का एग्जांपल हो सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि ए रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज और अनदर गेट रेड्यूस्ड एट सेम टाइम, उसी टाइम पर अगर दूसरा रेड्यूस हो रहा तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन से H2O बन रहा है तो ये तो है ऑक्सीडेशन, और कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर बन रहा तो ये है आपका रिडक्शन ऊपर वाले रिएक्शन में, ठीक है ना। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखो नीचे यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन के और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। ZNO, तो ZNO ऑक्सीजन जिंक से तो निकल रहा है और कार्बन में जाके जुड़ रहा है, तो जिंक का तो हो गया आपका रिडक्शन और कार्बन का हो गया आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी सेम टू सेम रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल ये हम देख सकते हैं। अगला हमें देखना है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ देखने को मिलते हैं। तो डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के दो इफेक्ट आते हैं हमारी जिंदगी में। देखो सबसे पहला है कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, तो ये देखने को मिलेगा हमें मेटल्स में, यानी कि जो हमारे मेटल होते हैं लाइक आयरन ले लो, अगर हम उन चीज़ों को खुले में छोड़ दें बहुत दिनों तक तो वो क्या करेंगे, हमारे जो एनवायरनमेंट में एसिड प्रेजेंट होता है या बेस प्रेजेंट होता है या फिर मॉइस्ट एयर प्रेजेंट होती है, उससे रिएक्ट करके वो कोरोड हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन है उसके सरफेस पर यही होता है कोरोजन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, और इससे जो मेटल होते हैं वो आपके वीक पड़ जाते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है आपका कोरोजन का एक एग्जांपल है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन को आप एग्जांपल ऑफ कोरोजन बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, जो Fe है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो भी मॉइस्ट ऑक्सीजन, यानी कि मॉइस्ट एयर, यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इससे रिएक्ट करके यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्साइड की लेयर बनेगी, और ये जो लेयर है इसका कलर रहेगा ब्राउन कलर की, है ना। तो यहाँ पर ऑक्साइड की ब्राउन लेयर बनेगी, ठीक है। तो ब्राउन कलर की ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये एक कोरोजन हमारी प्रोसेस है जो कि किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है आयरन के साथ में, तो ऑक्सीडेशन की वजह से कोरोजन होता है। अब कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, तो कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है, जो एसिड है, जो वाटर है, वो आपके उस मेटल के कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। ऑयलिंग ग्रेसिंग करेंगे जिससे भी क्या है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी और वो भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। गैल्वेनाइजेशन, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, तो जब भी हम जिंक को आयरन के ऊपर अगर हम कोटिंग कर दें या उसके ऊपर पुताई कर दें उसकी, तो उसको बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो कोटिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि
क्रोमियम हो चाहे निकल हो, यानी कि एक मेटल के ऊपर जब दूसरे मेटल की हम अगर प्लेटिंग कर दें, प्लेटिंग का मतलब उसके ऊपर अप्लाई करना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। अलोइंग, अलोइंग से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अलोइंग का मतलब होता है कि भाई एक मेटल के अंदर दूसरा मेटल मिक्स कर दो तो वो अलोय बन जाएगा, तो जिसकी वजह से वो नेचुरल मेटल नहीं बनेगा, वो अलोय हो गया। तो अलोय के ऊपर कभी भी आपकी रस्टिंग नहीं होती या फिर कोरोजन काम नहीं करती है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील होता है, आपने घरों में बर्तन देखे होंगे स्टेनलेस स्टील के, उनके ऊपर कभी भी रस्ट नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का अलोय होता है, ठीक है ना। एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी मिला सकते हैं, यानी कि जो रस्ट लगने से हमें बचाएं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, ऑक्साइड के प्राइमर वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, उसको एंटीऑक्सीडेंट सॉल्यूशन के तौर पर काम करते हैं, उनको अप्लाई करने के बाद में कोरोजन नहीं हो पाता है। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग भी पूछा जा सकता है क्या होता है। तो जब भी हम एल्यूमिनियम के प्लेटिंग करते हैं, जैसे जिंक की प्लेटिंग को हमने गैल्वेनाइजेशन बोला, वैसे एल्यूमिनियम की प्लेटिंग करेंगे या उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा कोरोजन था। सेकंड इफेक्ट जो हमें देखने को मिलेगा डेल में, वो है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, तो जो हमारे फूड पार्टिकल, ये हमारे फूड के केस में होती है, ठीक है ना। वो मेटल्स के केस में थी, ये फूड के केस में। तो जो हमारे फूड मटेरियल है उनको अगर हम लॉन्ग टाइम तक, जिनमें खास करके ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल, उनको अगर लंबे टाइम तक अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे खुले में, तो उनका टेस्ट है वो खराब हो जाता है और बैड स्मेल आने लग जाती है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन की वजह से ये खराब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है ना। इनको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन होने से जो बचाएं वो सब्सटेंस एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, या फिर एयर टाइट कंटेनर में पैक करो, या फिर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह में उसको रख दिया जाए। कुछ और मेथड हैं जैसे कि एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एयर टाइट पैकिंग, रेफ्रिजरेटर, ये तीन हम पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन फ्लशिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि फूड आइटम्स को हम नाइट्रोजन फ्लश क्यों करते हैं, तो उसका रीजन होता है कि भाई जो नाइट्रोजन होता है वो इनएक्टिव गैस है, ठीक है ना। जो नाइट्रोजन है वो कैसी गैस है, इनएक्टिव गैस है, जिससे कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट में अगर अपन इसको फ्लश कर देंगे तो नाइट्रोजन उससे रिएक्ट नहीं करेगी और ऑक्सीडेशन होने से बचाएगी, तो इसीलिए हम उनको लंबे टाइम तक रिस्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा देखो अपन क्या कर सकते हैं कि इनको लाइट और हीट जो होती है उनसे दूर रखकर भी अपन पैकिंग ऐसी जगह पर करो जहां पर लाइट नहीं पहुंचे और हीट नहीं पहुंचे, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पर अगर पैकिंग कर देंगे तो उससे भी आपका ऑक्सीडेशन बच जाएगा, ठीक है ना। या फिर प्रिजर्वेटिव लगाओ, जैसे कि पिकल्स होते हैं, तो पिकल्स के अंदर हम विनेगर डालते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल को हम डालते हैं घरों के अंदर, है ना। तो पिकल्स होता है, अचार होता है, उसको खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर ऑयल डाला जाता है, तो वो जो ऑयल होता है उसके लिए प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ठीक है ना। तो फूड को हम प्रिजर्वेटिव ऐड करके भी बचा सकते हैं रेंसिड होने से, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप कि ये जो चैप्टर है आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप नोट्स बनाएं और इस चैनल को विजिट करें। कुछ टाइम के बाद में आपको कंप्लीट सिलेबस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, क्लास 10th का सारे चैप्टर हमारे कवर हो जाएंगे। अच्छे से नोट्स हैं, पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसको मैं अलग से शॉर्ट फॉर्म में आपको और वीडियोस बना दूंगा, जिससे कि वो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। ओके, बाय बाय।